जय हिंद। स्वागत है दोस्तों। आज की ये क्लास हिंदी वर्णमाला के महत्वपूर्ण टॉपिक स्वर पर आधारित होगी। इस वीडियो के अंतर्गत हिंदी स्वर से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियों का संपूर्ण स्पष्टीकरण के साथ अध्ययन करेंगे। वीडियो में आगे हम स्वरों की पूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे, उच्चारण के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, स्वरों से संबंधित कुछ विशेष बातें और एग्जाम में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिनका हम ट्रिकी मेथड से अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यार भरा आशीर्वाद प्रदान करते रहिए। तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। भाषा के लिखित रूप की पहचान उसके वर्णों से होती है। कुछ भी लिखा हुआ हो तो हम तुरंत पहचान जाते हैं कि हिंदी में लिखा है या संस्कृत में या अंग्रेजी में लिखा हुआ है। वर्णों से भाषा के लिखित रूप को हम पहचान जाते हैं। भाषा के अंतर्गत वर्णों का पूरा समुदाय होता है जो व्यवस्थित क्रम से आता है, यानी वर्णमाला में जो वर्ण जिस क्रम पर आता है वो उस वर्ण का निर्धारित स्थान होता है। जैसे क, ख, ग, घ, ड़, च, छ, ज, झ, ण। ये सभी वर्ण अपने निर्धारित स्थान पर ही आते हैं जो उनका क्रम कहलाता है। तो वर्णों के इसी व्यवस्थित क्रम को हम वर्णमाला के नाम से जानते हैं। दोस्तों परिभाषा के आधार पर देखिए, वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। ऑप्शन में या तो ये आएगा या फिर आपको नजर आ जाएगा कि वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं या वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। दोनों में से ऑप्शन में जो नजर आए उसके ऊपर आप टिक लगा दीजिएगा। हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत वर्णों की संख्या 52 निर्धारित है। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण हैं और इन 52 वर्णों को 2 भागों में विभाजित किया गया है। अब ये जो 2 प्रकार हैं इन्हें हम स्वर और व्यंजन के नाम से जानते हैं। स्वरों की संख्या 11 है, व्यंजनों की संख्या 33 है, जबकि वर्णमाला में वर्णों की संख्या 52 है। अब आपको कन्फ्यूजन होगा कि कुल वर्ण 52 है जबकि स्वर 11 है, व्यंजन 33 है, बाकी का क्या? तो दोस्तों इसको स्पष्ट करने के लिए हम अगला जो हमारा वीडियो आएगा व्यंजन, उसमें हम इसको स्पष्ट बताएगा। यहाँ नॉर्मली हम आपको जानकारी दे देते हैं कि हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण हैं। इनको मूल रूप से 2 भागों में बांटा गया है। मूल रूप से पहला स्वर जिनकी संख्या 11 है, दूसरा व्यंजन जिनकी संख्या 33 है। आपसे जहाँ पर भी पूछा जाए कि व्यंजन कितने हैं तो आपको 33 ही बताने हैं। स्वर पूछे जाए कितने हैं तो 11 ही बताने हैं। बाकी जो वर्ण हैं उनको भी हम व्यंजन मानकर ही अध्ययन करते हैं, यानी स्वर 11 ही होंगे लेकिन बाकी जो वर्ण हैं उनको हम व्यंजन मानकर अध्ययन करते हैं। लेकिन व्यंजनों की मूल संख्या यानी मूल व्यंजन 33 हैं, बाकी को हम व्यंजन मानकर अध्ययन करते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो इस वीडियो में हम स्वरों का विस्तार से संपूर्ण अध्ययन करेंगे। स्वर परिभाषा देखिए दोस्तों, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता के होता है उन्हें स्वर कहते हैं। अब इसको आप किसी भी रूप में स्पष्ट कर सकते हो, यानी ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वयं होता है, ऐसे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं, ऐसे वर्ण जो बिना किसी दूसरे की सहायता के बोले जाते हैं, यानी अर्थ स्पष्ट हो जाना चाहिए। परिभाषा के आधार पर ऐसे वर्ण जो बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बोले जाए उन्हें स्वर कहते हैं। स्वरों का अर्थ ही यही है दोस्तों, ऐसा अक्षर जो स्वयं उच्चारित होता है उसे हम स्वर कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 निर्धारित है और ये 11 स्वर अ, आ, ई, उ, ऋषि, ए, ओ,
ओ। ये 11 स्वर हैं जिन्हें अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है और अलग अलग भाग जो स्वरों के हैं उन्हें हम 3 नाम से जानते हैं। पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा प्लूत स्वर। ये हिंदी के 3 स्वर हैं और ये 11 स्वर हैं। इन 11 स्वरों का हम इन्हीं 3 रूपों में अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम ह्रस्व स्वर का अध्ययन करते हैं। ह्रस्व स्वर क्या होता है दोस्तों? नाम से स्पष्ट है, ह्रस्व यानी जो छोटा हो। परिभाषा देखिए, ऐसा स्वर जिसके उच्चारण में केवल एक मात्रा का समय लगता है, यानी ह्रस्व स्वरों के उच्चारण में हमें कम दम लगानी पड़ती है, कम ताकत लगानी पड़ती है। आप ऐसा कह सकते हो कि ह्रस्व स्वरों के उच्चारण में केवल एक मात्रा का समय लगता है। और हिंदी में ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 है, जो अ, ई, उ, ऋषि है। इन चारों को हम ह्रस्व स्वर के नाम से जानते हैं और इन ह्रस्व स्वरों को हम मूल स्वर भी कहते हैं। मूल स्वर का तात्पर्य क्या होता है दोस्तों? ऐसे स्वर जो मूल रूप से बने हुए होते हैं और बाकी स्वरों का निर्माण इन्हीं मूल स्वरों से हो, तो ह्रस्व स्वर को मूल स्वर कहते हैं और इनकी संख्या 4 है, जो ये है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर क्या होते हैं? नाम से स्पष्ट है, दीर्घ यानी बड़ा। तो जो बड़ा होगा, ह्रस्व छोटा था, ह्रस्व में एक मात्रा का समय लगा था, तो ये बड़ा है, तो इसमें 2 मात्रा के बराबर का समय लगता है। परिभाषा देखिए, इन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना यानी 2 मात्राओं के बराबर का समय लगता है। और हिंदी वर्णमाला की बात कही जाए तो इसमें दीर्घ स्वरों की संख्या 7 है। आ, ई, उ, ए, ओ। ये हिंदी वर्णमाला के 7 दीर्घ स्वर हैं। प्रथम 3 दीर्घ स्वरों की बात की जाए तो अ में जब अ मिला दिया जाता है तो आ का निर्माण हो जाता है। इसी प्रकार से ई का निर्माण होगा और इसी प्रकार से बड़े ऊ का निर्माण होगा। बाकी 4 दीर्घ स्वरों का निर्माण किस प्रकार होता है वो हम आगे देखते हैं। प्रथम 3 दीर्घ स्वरों का निर्माण ह्रस्व स्वर में एक मात्रा बढ़ा देने मात्र से होता है। जैसे मैंने बताया था, अ में जब अ मिलता है तो आ हो जाता है। ई में जब ई जुड़ेगा तो बड़ा ई हो जाएगा। उ में उ जुड़ेगा तो बड़ा उ हो जाएगा। बाकी के जो 4 दीर्घ स्वर हैं उनका निर्माण 2 अलग अलग मूल स्वरों से मिलकर के होता है। देखिए दोस्तों, अ के निर्माण के लिए अ में ई को मिलाया जाता है, तब ए बन जाता है। इस ए को जब अ में मिलाया जाता है तो बड़ा ए बन जाता है। इसी प्रकार से ओ के निर्माण के लिए अ में उ को मिलाया जाता है और जब ये ओ अ में मिलाया जाता है तो बड़ा ओ बन जाता है। इस प्रकार से दीर्घ स्वरों की रचना होती है। प्लूत स्वर। प्लूत स्वर दोस्तों, प्लूत स्वर कोई वर्ण विशेष नहीं है, लेकिन जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं, ह्रस्व स्वर में देखा आपने 1 मात्रा का समय लगा, दीर्घ स्वर में 2 का लगा। जैसे हमने बोला अ, 1 मात्रा का समय लगा। जब हम बोलते हैं ओ तो 2 मात्रा का समय लगा। लेकिन कभी कभी जब हम किसी को दूर से पुकारते हैं तो अंतिम वाले स्वर को खींच कर लंबा कर देते हैं, जैसे कि ओम। तो ओ की ध्वनि को हमने थोड़ा और देर तक खींचा तो हम ऐसा मान लेते हैं कि इसमें 3 मात्रा के बराबर का समय लगा। 3 मात्रा के बराबर समय लगा, यानी इसको हमने नया नाम दे दिया प्लूत स्वर। इसका कोई वर्ण नहीं है, लेकिन उच्चारण के आधार पर यह नामकरण हुआ है। ह्रस्व में 1 मात्रा का समय, दीर्घ में 2 मात्रा का समय, प्लूत में 3 मात्रा का समय।
इसकी परिभाषा देखिए दोस्तों, इसके उच्चारण में 2 से अधिक मात्रा का समय लगता है। यानी जब हम स्वर को थोड़ा लंबा खींचकर बोलते हैं तो थोड़े अधिक समय तक बोला जाता है, इसलिए 2 से अधिक मात्रा का समय लगा। और ऐसा हम करते क्यों हैं? जब किसी को दूर से पुकारते हैं तो अंतिम वाला जो स्वर होता है उसे थोड़ा खींचकर लंबा कर दिया जाता है, और प्लूत स्वरों को हम मानते हैं कि 3 मात्रा के बराबर समय लगता है, इसलिए 3 के अंक के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसमें देखिए ओम, ओ के साथ 3 का चिन्ह लगा हुआ है। ये 3 का चिन्ह जो ओ के साथ जुड़ा हुआ है ये प्लूत स्वर को दर्शाता है। यही प्लूत स्वर है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। उच्चारण के आधार पर हम स्वरों का वर्गीकरण करते हैं। मुख अवयव के आधार पर, यानी हमारे जो मुख अवयव हैं, कंठ, तालु, मूर्धा, ओष्ठ, नासिका, कंठोष्ठ, कंठ, तालु, इनके आधार पर कौन सा स्वर मुख के कौन से भाग से उच्चारित होता है, यानी उच्चारण के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। कंठ से उच्चारित होने वाले जो स्वर हैं वह अ और आ हैं। तालु से उच्चारित होने वाले स्वर ई और ई है। मूर्धा से उच्चारित होने वाला ऋषि है। इसी प्रकार से ओष्ठ से छोटा ऊ बड़ा ऊ है। कंठ तालु, गौर से देखिए दोस्तों, कंठ तालु से ए और ए का उच्चारण होता है। अब ए का निर्माण कैसे हुआ था? आपने देखा होगा अ प्लस ई से मिलकर के हुआ है। अ का उच्चारण स्थान कंठ है, ई का उच्चारण स्थान तालु है, दोनों से मिलकर बना, इसलिए ए का उच्चारण स्थान कंठ तालु हो जाएगा। इसी प्रकार से कंठोष्ठ में छोटा ओ बड़ा ओ है। अब ओ का निर्माण अ और ऊ से मिलकर के हुआ है। अ का उच्चारण स्थान कंठ और ऊ का उच्चारण स्थान ओष्ठ, तो दोनों से मिलकर ओ और औ का निर्माण हुआ है, इसलिए ओ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठोष्ठ। और अनुस्वार जो है वो नासिका से उच्चारित किया जाता है। और भी विभिन्न आधारों पर हम स्वरों का वर्गीकरण देखते हैं। स्वरों के विभिन्न आधारों पर वर्गीकरण, यानी किन किन आधारों पर हम स्वरों को अलग अलग भागों में विभाजित कर सकते हैं। सबसे पहले हम रचना के आधार पर देखते हैं, यानी स्वरों का निर्माण कैसे हुआ है। स्वरों को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, यानी मूल स्वर और दूसरा जो मूल स्वरों से मिलकर के बने हैं, यानी संयुक्त स्वर। तो पहला मूल स्वर देखिए दोस्तों, ऐसे स्वर जिनके उच्चारण के लिए अन्य स्वरों की आवश्यकता नहीं होती उन्हें मूल स्वर कहते हैं। नाम से ही स्पष्ट है, मूल यानी मुख्य, जो इसकी जड़ है स्वरों की। तो मूल स्वर यानी जो स्वयं उच्चारित होते हैं और इनके उच्चारण के लिए अन्य स्वरों की आवश्यकता नहीं ली जाती, इन्हें हम मूल स्वर कहते हैं। हिंदी में ये 4 मूल स्वर हैं और बाकी जो स्वर है उनका निर्माण इन्हीं 4 स्वरों से हुआ है। संयुक्त स्वर के अंतर्गत हम इन चारों को शामिल करते हैं और इनका निर्माण हमने दीर्घ स्वर के अंतर्गत देख लिया। फिर भी आप यहाँ देख सकते हो कि अ का निर्माण अ और ई से हुआ है, बड़े ए का निर्माण अ और ए से हुआ है, ओ का निर्माण अ और ऊ से हुआ है, बड़े ओ का निर्माण अ में ओ मिला देने से हुआ है। इन चारों को हम संधि स्वर या मिश्र स्वर के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इन चारों को हम संयुक्त स्वर, मिश्र स्वर या संधि स्वर भी कहते हैं। इनको हम सिर्फ मूल स्वर कहते हैं, यानी अ, ई, उ, ऋषि ये मूल स्वर हैं और ये बाकी के जो हैं ये संयुक्त स्वर, मिश्र स्वर या संधि स्वर कहलाते हैं। स्वर तंत्री में कंपन के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, यानी जब हम स्वरों को बोलते हैं तो हमारी जो स्वर तंत्री है उसमें कंपन होता है नहीं होता है, इसके आधार पे जो वर्ण है उन वर्णों को 2 भागों में विभाजित किया है, एक सघोष और एक अघोष। सघोष तो जितने भी स्वर हैं सभी स्वर 11 स्वर सघोष के अंतर्गत आते हैं।
यानी वर्णों को दो भागों में विभाजित करते हैं स्वर तंत्री में कंपन के आधार पर। पहला सघोष, तो सभी स्वर सघोष के अंतर्गत आते हैं, यानी जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं तो स्वरों के उच्चारण में हमारी स्वर तंत्री में कंपन होता है, इसीलिए सभी स्वर सघोष वर्ण के अंतर्गत आते हैं। सघोष वर्ण यानी स्वर सघोष वर्ण है, यानी सघोष ध्वनियाँ हैं। सघोष की परिभाषा क्या है ये भी आप साथ में ही जान लीजिए। तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वर तंत्रियों में कंपन पैदा करता है, यानी हमारी स्वर तंत्रियों में गूंज उत्पन्न होती है। गूंज, ऐसा लगता है जैसे हमारी जो अ ई उ ई इनका उच्चारण करते हैं तो गूंज के साथ ये बाहर निकलते हो, इसलिए इनको सघोष वर्ण कहते हैं। मुख आकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। पहला है समृद्ध स्वर। मुख आकृति यानी कि जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं तो स्वरों के उच्चारण करते समय हमारे मुख का आकार कैसा होता है, उसके आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। पहला समृद्ध स्वर। समृद्ध स्वर क्या होता है? इन स्वरों के उच्चारण में हमारा मुख द्वार सकरा हो जाता है, यानी जब हम इन स्वरों को बोलते हैं तो बोलते समय हमारा मुख द्वार सकरा हो जाता है। मुख द्वार यानी मुंह सकरा हो जाता है, सकरा यानी छोटा हो जाता है। इनकी संख्या 5 है। ई उ ऋषि, ये पांचों समृद्ध स्वर कहलाते हैं। अर्ध समृद्ध स्वर यानी समृद्ध स्वर में मुख द्वार सकरा हुआ था, अर्ध समृद्ध स्वर में आधा सकरा हो जाएगा, यानी समृद्ध स्वर में जितना सकरा हुआ, छोटा हुआ, आकार कम हुआ, उससे और भी कम, यानी समृद्ध स्वर से कम सकरा होगा अर्ध समृद्ध स्वर में। और इनकी संख्या 2 है। छोटा ए और छोटा ओ, ये दोनों अर्ध समृद्ध स्वर कहलाते हैं। समृद्ध स्वर में मुख द्वार सकरा, अर्ध समृद्ध स्वर में कम सकरा। ध्यान रखना दोस्तों। आगे विवृत स्वर। विवृत स्वर में उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुला रहता है। विव्रत यानी व्रत के आकार का हो जाता है, पूरा खुल जाता है। आ ओ, आप बोलकर देख लीजिए। इनकी संख्या 2 है और ये दोनों विवृत स्वर है। अब विवृत में जितना मुंह खुलता है उसका आधा खुलता है अर्ध विवृत में, यानी विवृत स्वरों में मुख द्वार पूरा खुल जाता है, अर्ध विवृत स्वर में मुख द्वार आधा खुलता है। इनकी संख्या 3 है। अ, बड़ा ए और बड़ा ओ विवृत स्वर, अर्ध विवृत स्वर के अंतर्गत आते हैं। अब दोस्तों एग्जाम में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए। निम्न में से स्वर का भेद कौन सा है? अब आपने स्वरों के भेद पढ़े हैं तो आप आसानी से इसका उत्तर जान जाओगे। ह्रस्व स्वर का भेद है, दीर्घ स्वर का भेद है, प्लुत स्वर का भेद है, यानी उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। इसी प्रकार से आगे देखिए, स्वर के कितने भेद होते हैं, यानी स्वर कितने प्रकार के होते हैं। आपने पढ़ा है 1 है, 2 है, 3 है या 4 है। अब आपने, अगर आपको ध्यान में है तो आप आसानी से बता दोगे कि स्वर के 3 भेद है, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, तो इसका उत्तर 3 होगा। अगर 3 ऑप्शन में नहीं है तो फिर आपको 2 के ऊपर टिक लगाना है, यानी मूल रूप से 2 ही है, ह्रस्व और दीर्घ। सबसे पहले 3 ऑप्शन में ढूंढना है, नहीं हो तो 2 पे टिक लगाना है, यानी सबसे पहले 3 पर टिक लगाना है, यही इसका सही जवाब होगा। ई का उच्चारण स्थान कौन सा है? ई स्वर है तो ई का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो मुख के कौन से भाग से ई का उच्चारण होता है? कंठ से? नहीं। तालु से? बताओ, जवाब दीजिए। यानी ई का उच्चारण स्थान तालु है, तालु से ई को बोला जाता है। मुर्दा ओष्ठ उच्चारण स्थान ई के नहीं है। स्वरों का पूरा चार्ट देखिए दोस्तों। स्वरों के 3 प्रकार, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व स्वर के अंतर्गत हम इन 4 स्वरों को रखते हैं। अ, ई, उ, ऋषि, ये 4 ह्रस्व स्वर है। दीर्घ स्वर के अंतर्गत
हम इन 7 स्वरों को रखते हैं। आ, ई, उ, ए, ओ। ये 7 स्वर दीर्घ स्वर है। प्लूत स्वर जब हम किसी को अंतिम स्वर को थोड़ा खींचकर पुकारते हैं तो ओ के यानी 3 के अंक का प्रयोग किया जाता है। यह प्लूत स्वर है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है। ये आप ध्यान रखिए दोस्तों, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।